हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों। तो चलो, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आपको दोबारा से सब कुछ साइंस और मैथ्स का पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू बैच में आज हम 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 5, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत सा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको अभी अगर आप बेस क्लियर कर लेते हो, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो आने वाले 10th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये न्यू बैच के अंदर दोबारा पढ़ाया जा रहा है, बट ऑलरेडी ये चैप्टर को ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। तो अगर आप अभी भी हमारे पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो सर्च करोगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स, साइंस के, मैथ्स के, SST के, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर के सारे वीडियोस आज भी देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज आप वो वीडियोस भी देखते रहो पुराने वाले, और जो न्यू बैचेस के अंदर न्यू वीडियोस बन रहे हैं इसको भी जरूर से देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। 3-4 साल पहले हमने ये जर्नी शुरू की थी कि हम हर वो गांव तक पहुंच सके, हर वो गांव के बच्चे तक पहुंच सके जो शायद कहीं पे ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन, ड्यू टू सम अदर रीजंस की वजह से वो कहीं ऑफलाइन क्लासेस, कहीं दूर अच्छी जगह पे पढ़ने नहीं जा पाते। तो अगर आपके घर में एक छोटा सा स्मार्टफोन भी हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, तो भी आप घर बैठे बैठे बेस्ट क्वालिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप देख सकते हो और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो यही मेरा सपना था और उम्मीद करता हूं ऐसे ही हम सपने के लिए मेहनत करते रहेंगे। बट इस सपने में मुझे जरूर से आप लोग का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज शेयर करते रहना ताकि हर बच्चे तक ये हमारे वीडियोस पहुंच सके और वो भी ऐसे ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सके। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। चैप्टर है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। ये चैप्टर काफी बड़ा है तो 2 से 3 लेक्चर लग सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो आज पहला लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजों की बात करेंगे कि क्या होता है एसिड, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ऐसे कई अनगिनत चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक जो कि होने वाला है आयोनिक कंपाउंड रिकैपिटुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि आप जानते हो आयोनिक कंपाउंड इसका मतलब होता है कोई भी 2 आयन जब मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये सब चीज ऑलरेडी हमने इसके पहले के स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में भी और इसके पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ रखा है। इसके पहले मेजरमेंट ऑफ मैटर चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताई थी। कैपिटुलेशन भी आपने 8th स्टैंडर्ड में वापस से पढ़ा होगा इनसाइड द एटम के चैप्टर्स में। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मैटर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो चीजें होती है, जैसे मान लो कि कोई भी 2 एटम ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं सोडियम और एक एलिमेंट ले लेता हूं क्लोरीन। लेकिन सोडियम जो एलिमेंट है उसका मैं ले रहा हूं सोडियम आयन जो कि होता है Na+ पॉजिटिव आयन जिसको कटायन कहा जाता है, और क्लोरीन एलिमेंट में से मैं ले लेता हूं क्लोरीन एनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इन दोनों के बीच में अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो ये क्या बनता है, Na और Cl। तो ये NaCl क्या है, ये आपके लिए कॉमन सॉल्ट है, ये आपका नमक है। ये कॉमन सॉल्ट है और यही सॉल्ट या फिर ये NaCl कंपाउंड को ही कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। क्यों आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, 2 आयंस प्रेजेंट है। तो व्हेनेवर अ कंपाउंड फॉर्म्स बाय अ जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज द आयोनिक कंपाउंड। और हमेशा याद रखना ये जो Na था और ये Cl था, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को ज्वाइन हुए विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड। तो अगर वो आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। समझ में आया ये चीज, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे वो लोग ज्वाइन होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बात करते हैं। तो हम यहां पे कुछ चीजें आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी समझाएंगे कि एग्जैक्टली वो वर्क कैसा करता है। ध्यान से देखना। अब जैसे यहां पे आप देखोगे तो पहला है सोडियम। तो मान लो मुझे पता है कि सोडियम जो होता है ना देखो यहां पे ध्यान से देखना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो अब ध्यान से समझो। देखो मान लो ये क्या है, आपका सोडियम का एक हम बना रहे हैं शेल। तो आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2,8,1। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है 2,8,1। किसका, सोडियम का। हम बात कर रहे हैं सोडियम की। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, 2,8,1। तो सोडियम का पहला शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बराबर। और तीसरा शेल में एक ही बच गया तो एक ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जब सोडियम क्या होता है कि सोडियम जब डिसोशिएट करता है, जो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन सोडियम की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो सोडियम क्या करता है, अपना जो ये लास्ट वाला वैलेंस शेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वाले शेल में है जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं या फिर आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना दे देता है, क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लीव कर देता है, लीव 1 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को लीव कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को वो लीव कर देगा बच्चा तो वो कैसा दिखेगा,
जो सेम हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा, बस फर्क ये रहेगा कि जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल था वो अब क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा और इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2,8 बचेगा। तो इससे हुआ क्या, इससे क्या पता चला कि आपके पास पहले 2,8,1 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट जो सोडियम था उसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दान में दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका Na+ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, Na+ आयन बन जाएगा, वी कैन से कैटायन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा इस तरीके से। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को उसने लीव कर दिया। समझ में आ गया, क्लियर है। तो मतलब इन शॉर्ट इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो -1 इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया। सेम उसी प्रकार क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन जो था, सबसे पहले अगर हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, देखो यहां पे ध्यान से, क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8,7। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 था। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इसके स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे वाले शेल में 8 रहेंगे और तीसरे वाले में कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि जैसे मैंने यहां पे बात किया कि ये जो सोडियम है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने दान में दे दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं तो गया ना, तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, इस क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो क्लोरीन नाम का जो आपको दिख रहा है, ये एलिमेंट दिख रहा है जो क्लोरीन नाम का जो दिख रहा है, इसमें हो गया क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या आ जाता है, वापस इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहां से सोडियम से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और यहां पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्लोरीन के पास कितना था, सिर्फ 287 था, लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये सोडियम के पास से आ गया और ये मिला के क्या बन गया, पहले ऐसा था और फिर बाद में ये कैसा बन जाएगा, ये एक्चुअल में बन जाएगा। ठीक है, कैसा, ये कैसा बन जाएगा, प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, ये तो पहले से ही बना रखा है, वापस से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना बन गया, 2,8,8। तो पहले कितना था, 287 था, अब कितना बन गया, 28 हो गया। तो इसमें एडिशन क्या हुआ, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब सोडियम था तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, यानी सब मतलब एडिशन किया, ज्वाइन किया, तब ये क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन बन पाया। क्या बन पाया, क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो पाया, बन पाया। क्लियर, ये क्या बन पाया, क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन बन पाया। और वही Na और Cl जब साथ में कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। हमारा टोटल सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, इन शॉर्ट जो स्ट्रक्चर था अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके पास जो एक था और ये किसका था, ये सोडियम का था। ऐसे ही प्लस क्लोरीन का बना दो, क्लोरीन का बना दो, तो क्लोरीन का कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही था। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्लोरीन का बन गया। तो ये Na और ये Cl मिलके क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, आपका सोडियम क्लोराइड जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है कंबाइन होके बन जाएगा। क्या कंबाइन होके बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, Na। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 2,8,1, ये 2,8,7। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो ये 2,8,8 बन। तो इस तरीके से ये चीज आपको याद रखना है, जो कि होता है आयोनिक कंपाउंड का रिकैपिटुलेशन, किस तरीके से Na निकल के क्लोरीन के पास गया और दोनों मिलके कंपाउंड बना लिए और उस कंपाउंड का नाम क्या है, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, याद रहेगा, ये सब चीजें बहुत इजी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द आयोनिक कंपाउंड, तो आप जरूर से इसको आप लिख। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, यहां से शुरू होता है हमारा असली खेल। ये चैप्टर किस बारे में है, एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में। तो एसिड बेस के बारे में पढ़ने के लिए हमें उसका डिसोसिएशन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो आयोनिक कंपाउंड हमने पढ़ा वो डिसोशिएट कैसे करता है, तो डिसोशिएट का मतलब होता है उसको वापस से पानी में डाल के घुल देना। मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, शक्कर को पानी में डालते हैं तो शक्कर घुल जाता है, बराबर उसी प्रकार कोई भी आयोनिक कंपाउंड को जब आप पानी में डालोगे ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, देखो ध्यान से इसको समझो, क्या बोल रहा है कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर
एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कोई भी आयोनिक कंपाउंड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या बनाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे नमक होता है, तो नमक को पानी में डाल दो तो नमक का सॉल्यूशन बन जाता है, बराबर, तो वो क्या बन गया, उसका नमक का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। उसी प्रकार कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड ले लो, NaCl इज ऑल्सो एन एग्जांपल, NaCl मतलब नमक जो है वो भी एक एग्जांपल है आयोनिक कंपाउंड का। तो अगर आप उसको ले लोगे और उसको पानी में डाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी जैसे NaCl सॉलिड फॉर्म में लिया, उसको वाटर में डाला, तो वाटर में डालने के बाद उसका डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन होना मतलब उसके दोनों अलग अलग आयंस क्या होते हैं, सेपरेट होना। तो एक्चुअल में डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो आयोनिक कंपाउंड दो अलग अलग आयन से जो ज्वाइन होकर बने हुए हैं वो पानी में जाने के बाद अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड में मैं डिसोसिएशन का मतलब आपको बताऊं तो डिसोसिएशन का मतलब होता है सेपरेट होना। तो NaCl पहले साथ में थे, तब जाके वो आयोनिक कंपाउंड कहलाए, सोडियम क्लोराइड कहलाए। लेकिन जैसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl को मैंने पानी में डाला तो उसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हुआ, Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। तो Na प्लस एक्वस में, क्लोरीन माइनस अलग एक्वस में, और यही चीज को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चा, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कोई भी कंपाउंड रहने दो, चाहे वो आयोनिक कंपाउंड हो चाहे कोई भी हो, बट जनरल तौर पे आयोनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जब भी पानी के अंदर जाएगा तो उसके आयंस सेपरेट हो जाएंगे, यानी आयंस का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आया? तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एसिड की और बेस की। लेकिन एसिड और बेस किसी ने तो शुरू किया होगा। तो एक साइंटिस्ट था, अरहेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये टॉपिक है हमारा। तो अरहेनियस जो है एक साइंटिस्ट था। कौन था वो एक साइंटिस्ट था। ये थियरी किसने बनाया, दिस थियरी वाज पुट फोर्थ बाय द स्वीडन का साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरहेनियस। ये नाम याद रखना, ये अरहेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, अपना खुद का एक थियरी बनाया और उसने नाम रख दिया उस थियरी का अरहेनियस थियरी। तो ये अरहेनियस थियरी क्या है, अरहेनियस थियरी डेफिनेशन देता है। जैसे हर एक थियरी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे तब तक नहीं हिलेगा जब तक कोई फोर्स ना लगे, या फिर जब तक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स ना लगे तब तक वो रुकेगा नहीं। तो ऐसा फर्स्ट लॉ बोला, फिर सेकंड लॉ बोला, फिर थर्ड लॉ बोला। वैसे अरहेनियस ने भी अपना एक लॉ बनाया, एक थियरी बनाया। तो अरहेनियस थियरी में उसने दो डेफिनेशन दिया। किसका किसका डेफिनेशन दिया, एसिड का और बेसिस का, बेस और एसिड का डेफिनेशन दिया। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एसिड। तो एसिड क्या होता है, तो एसिड क्या है, एसिड इज ए सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, देखो ध्यान से समझो, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब उसको हम पानी में डालेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे पानी में, तो उसमें से क्या निकलेगा, H प्लस आयन निकलेगा एज द ओनली कटायन, एज द ओनली कटायन, मतलब सिर्फ और सिर्फ कटायन जो उसमें है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन, कटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन। तो अगर हम कोई एक ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद H प्लस नाम का कटायन निकलेगा, H प्लस नाम का पॉजिटिव आयन निकलेगा, तो अगर ऐसा निकल रहा है H प्लस, तो समझ जाना कि जो सब्सटेंस हमने पानी में डाला वो सब्सटेंस कौन सा है, एसिड है। याद रखना, तो अगर कोई सब्सटेंस को हम पानी में डाल रहे हैं जिसमें से H प्लस आयन निकल रहा है तो वो एसिड है। कैसा याद रखोगे, इस प्रकार से याद रखोगे। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव राइज टू द H प्लस आयन एज द ओनली कटायन। एग्जांपल HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये सब टाइप के एसिड है। अब एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि पानी में डालने के बाद कैसा होता है। तो मान लो मैंने HCl ले लिया, HCl गैस लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl क्या है, एक गैस है, HCl नाम का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में ले लिया। अब उसको जब मैंने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद क्या होता है, कोई भी कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है, जैसे मैंने बताया। तो HCl का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अब HCl, H क्या है, पॉजिटिव है, तो H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, दोनों का डिसोसिएशन हुआ। तो हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमको क्या मिला कि इसमें H प्लस है, और अगर H प्लस आ रहा है तो समझ जाना कि वो जो हमने कंपाउंड लिया वो क्या है, वो एक एसिड है। इसका मतलब HCl क्या है, एक एसिड है। समझ में आ गया। उसी प्रकार एक और कंपाउंड ले लिया मैंने, H2SO4। मुझे पता नहीं है, समझ लो कि H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं वैसे, लेकिन समझ लो मुझे पता नहीं है कि H2SO4 एक एसिड है। तो मैंने H2SO4 ले लिया लिक्विड फॉर्म में, उसको पानी में डाला। पानी में डालने के बाद क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो उसमें हुआ क्या कि इसमें से H प्लस अलग हो गया और HSO4 माइनस जो है वो अलग हो गया। तो H प्लस उसमें से निकला, तो हमें क्या पता चला कि इसमें से H प्लस यानी एक पॉजिटिव चार्ज आयन निकला, यानी कटायन निकला, उसके अंदर से H प्लस निकला। और कोई भी कंपाउंड मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जब पानी में डालने के बाद H प्लस आयन मिलता है तो समझ जाना कि वो क्या है, एसिड है। तो H प्लस आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये जो H2SO4 है वो एक एसिड है और इसका बाय प्रोडक्ट HSO4 माइनस एक्वस के फॉर्म में निकल रहा है। तो ये जो चीज हमने पढ़ा इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी फॉर द कोल्ड एंड कफ, लिटरली आई वाज सो एक्सॉस्टेड, बट कमिटमेंट है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा, फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई वाज
आई वॉज इन सो बैड कंडीशन। एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज था, गला पूरा बैठ चुका है, हॉस्पिटलाइज था, हार्ट बीट डबल हो चुका था, 160, बिलीव नहीं करोगे आप लोग, 160 पल्स था मेरा, 160। सोचो, बता नहीं सकता गाइज वो फीलिंग, बट आ गया है वापस, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, अभी सब कुछ ऑलमोस्ट रिकवरिंग स्टेज पे, ठीक है। चलो, तो एसिड आपको समझ में आ गया। अब ये जो अरेनियस भाई साहब थे, अरेनियस ने एसिड का भी थियरी बोला, लेकिन उसने बेस का भी बोला, तो बेस का क्या बोला वो भी देख लेते हैं। तो बेस क्या है? तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, मतलब वो भी एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से निकलेगा OH माइनस आयन। क्या निकलेगा? OH माइनस आयन। जैसे जब हम कोई सब्सटेंस को पानी में डालते हैं तो उसमें से H प्लस निकल रहा है, तो वो क्या है? एसिड है। तो एसिड की पहचान क्या है? एसिड की पहचान है H प्लस, यानी H पॉजिटिव, यानी कि H प्लस आयन कटायन प्रेजेंट है। और वही बेस की पहचान क्या है? कोई सब्सटेंस बेस है, कैसे पता चलेगा? कि जब उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो उसमें से OH माइनस निकल के आया, तो OH हाइड्रोक्सिल बोलते हैं ना इसको, OH माइनस जब निकल के आया तो समझ जाना कि वो एक ओनली अनायन है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज अनायन है, आयन है, तो उसमें से OH निकल रहा है, तो मतलब वो जो सब्सटेंस हमने लिया वो एक बेस है। अब एग्जांपल क्या हो सकता है बेस का? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज द बेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल, जैसे मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सॉलिड फॉर्म में ले लिया, अब उसको उठा के मैं डाल दूंगा पानी में, पानी में डालूंगा, डिसोसिएशन होगा, Na अलग हो जाएगा Na प्लस, और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो हमें Na से मतलब है क्या? नहीं, हमें मतलब है OH से। तो यहाँ पे OH माइनस निकल रहा है, तो समझ जाऊंगा कि OH माइनस निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो एक बेस है। अब ये एसिड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? एसिड है क्या? कहीं पे दिख रहा है क्या H प्लस दिख रहा है क्या कहीं पे? इसमें से पानी में डालने के बाद डिसोसिएशन जब हुआ तो H प्लस दिख रहा है क्या कहीं पे भी? H प्लस नहीं दिख रहा है, तो H प्लस नहीं है इसका मतलब एसिड तो नहीं है, लेकिन OH माइनस दिख रहा है, इसका मतलब बेस है। इसका मतलब क्या है? ये NaOH बेस है। अब बताओ, ये CaOH, ठीक है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, वो बेस है कि एसिड है, कैसे पता चलेगा? हमने उठाया और पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद उसका डिसोसिएशन हुआ, तो इसमें Ca2 प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस जो है 2 मॉलिक्यूल्स वो अलग हो जाएगा। तो OH माइनस मिल रहा है, कहीं पे H प्लस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब एसिड तो नहीं है, लेकिन OH माइनस दिख रहा है, मतलब ये क्या है? बेस है। तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए बेस। तो इस तरीके से जो अरेनियस जो साइंटिस्ट था, स्वीडन साइंटिस्ट, उन्होंने अपना थ्योरी बताया था कि कभी भी आपको कोई सब्सटेंस को पहचानना है इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन, तो पानी में डालने के बाद अगर उसमें से H प्लस निकल रहा है, H प्लस मिल रहा है, तो वो एक एसिड है। अगर पानी में डालने के बाद डिसोसिएशन होने के बाद OH माइनस मिल रहा है तो वो एक बेस है। तो इस प्रकार से आप एसिड एंड बेस का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? तो ये था हमारा थियरी एसिड और बेस के ऊपर का। अब इसके अंदर थोड़ा सा और डीप अगर जाएंगे तो एसिड और जो बेस होते हैं उसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, तो हम थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। और ये जो एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है एसिड, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक एसिड भी हो सकता है, और एक होता है बेस जो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन हमने किया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको अगर पानी में डाल के हम लोग डिसॉल्व करते हैं, पानी में डाला और घुलाया उसको, यानी डिसॉल्व किया, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। एंड द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन मेनली H प्लस आयन। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि एसिड है तो H प्लस तो आएगा ही, लेकिन ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और H प्लस आयन उसमें से निकलता है एंड द कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल। एंड इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स जो आप याद रख सकते हो कि ये वाले एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और ऑलमोस्ट डिसॉल्व होके हमें H प्लस आयन जो है देखने मिल जाता है। और दूसरा है हमारा वीक एसिड, कमजोर एसिड। अब ये एसिड कमजोर भी होता है, यस हो सकते हैं। तो वीक एसिड का मतलब होता है कि व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर अ वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। फर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन वीक एसिड पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा, यानी कंप्लीटली डिसोसिएशन उसका नहीं हो रहा, पूरा सेपरेशन नहीं हो रहा। एंड रिजल्टिंग इन द एक्वस सॉल्यूशन कंटेन H प्लस आयन। H प्लस आयन तो रहेगा ही क्योंकि वो एसिड है, भले ही वीक है तो क्या होगा? H प्लस आयन रहेगा। और साथ ही में कंसर्न्ड एसिडिक रेडिकल जो रहेगा वो एकदम स्मॉल प्रोपोर्शन में, मतलब एक रेडिकल होता है अलग से निकलता है, वो स्मॉल प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है ना?
और साथ ही में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएशन में गया नहीं है, तो कुछ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहेंगे एसिड के। तो ऐसे टाइप के एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। एग्जांपल याद रखना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। तो ये कुछ एग्जांपल से याद रखना। और ये एसिटिक एसिड क्या होता है, ये आपका विनेगर होता है। एसिटिक एसिड इज नथिंग बट विनेगर। आपको पता है ना, आप चाइनीज वगैरह में डालते हो विनेगर, या फिर अचार बनाने में, ऐसे बहुत सारी जगह पे एसिटिक एसिड का काम लगता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स से मैंने आपको समझा दिए। तो आपको याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे याद रखोगे, सिंपल टर्म में। देखो, क्विक रिवीजन। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है और उसमें से H+ आयन लिबरेट होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक रेडिकल निकलता है। वीक एसिड क्या था, एग्जांपल भी याद रख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl, HBr, HNO3 याद रखना। वही अगर वीक एसिड की बात करो तो वीक एसिड क्या है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता और उसमें जो एसिडिक रेडिकल है वो थोड़े से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे और साथ में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे। एग्जांपल है उसके H2CO3 और CH3COOH। एसिडिक एसिड नाम याद रख लो, एक एग्जांपल भी याद रहेगा तो भी आपको काम चल जाए। तो एसिडिक एसिड इज अ वेरी गुड एग्जांपल। समझ में आ गया, ठीक है। सॉरी, चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा एसिड के बारे में। अब एसिड का तो काम हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। अब समझ लेते हैं बेस के बारे में। तो बेस में भी दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात कर ले हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और वीक बेस क्या है। देखो, वीक बेस की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी पहले स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि जब भी हम पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग जब था तो पानी में कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा था, सेम उसी प्रकार जो बेस है मेरा, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पानी में कंप्लीटली डिसोशिएट होगा और उसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हम लोग को, OH- आयन जो है मेनली मिलेगा और साथ ही में कुछ अमाउंट ऑफ बेसिक रेडिकल्स देखने मिल जाएंगे। और इसके एग्जांपल्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसके नाम आप याद रख सकते हैं। और वही वीक बेस की बात कर लो तो वीक बेस मतलब ऐसे बेस होंगे जो पानी में डालने के बाद डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा था, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा। एंड साथ ही में इसमें स्मॉल प्रोपोर्शन मिलेगा, सिर्फ OH- आयन का बहुत कम प्रोपोर्शन मिलेगा, साथ ही में कंसर्न बेसिक रेडिकल मिलेगा, लेकिन अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल भी साथ में मिलेगा, क्योंकि भाई डिसॉल्व तो कंप्लीटली हुआ नहीं, तो डिसोशिएट नहीं होगा तो कुछ अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेंगे, तो वो भी देखने मिल जाएगा बेस के अंदर। तो समझ जाना कि वो एक वीक बेस है। एग्जांपल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ए वीक बेस। तो ये दो चीज याद रखना है। समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़ लिया एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड के अंदर भी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और बेस के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ये दो चीज हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है वो है अल्कली। अब ये अल्कली क्या होता है, देखो अल्कली इज नथिंग बट द बेस। जो आपने ये बेस पढ़ा, एक या तो एसिड होता है या तो एक बेस होता है। तो अल्कली क्या होता है, अल्कली भी बेस ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्यों है कि द बेसेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कुछ ऐसे बेस होंगे जो पानी में बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल होंगे। तो ऐसे टाइप के बेस जो होते हैं ना, उनको ही कहा जाता है अल्कली। उनको क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। तो एक चीज याद रखना कि हर बेस जरूरी नहीं अल्कली कहा जाए। अल्कली का मतलब बेस होता है, आप बोल सकते हो, लेकिन जनरल तौर पे अल्कली ऐसे बेस होते हैं जो पानी में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो पाते हैं, यानी डिसॉल्व हो पाते हैं। एग्जांपल याद रख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। तो जनरल तौर पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है इट इज नथिंग बट द अल्कली, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ये एक चीज ध्यान में रखना कि अल्कली मतलब होता है अगर कोई ऐसा बेस है जो पानी में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए, उसी को बोला जाता है अल्कली। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो नाम एटलीस्ट आप याद रख लेना, ठीक है। और यहां पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो मैंने बात की है, ये जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है। ये बहुत ज्यादा जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, इसके लिए इनको स्ट्रॉन्ग अल्कली कहा जाता है। और वही जो अमोनिया है NH3, ये एक वीक अल्कली है। अमोनिया क्या है, वीक अल्कली है। ये आप याद रखो, याद रहेगा। तो ये हो गया किसकी बात, अल्कली की बात हो गया। अब अल्कली के अलावा और दो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप डिस्कस कर लो। देख लेते हैं इसको, यहां से पार्टीशन कर लेता हूं। दो और टॉपिक है, इसको देख लो। ये क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस। थोड़ा सा ट्विस्टिंग ऑफ टर्न वाला टॉपिक है, टंग ट्विस्टर। बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस। तो पहला है बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी एसिड का भी बेसिसिटी होता है। एसिड का बेसिसिटी होना, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसका मतलब यह है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, H+ आयन जिसको हम लोग बोलते हैं, द नंबर ऑफ H+ आयन ऑब्टेनेबल बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। मतलब क्या हुआ कि जब हम वन मॉलिक्यूल ऑफ
कोई एसिड लेते हैं, कोई भी एसिड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका डिसोसिएशन जब होता है तो उसमें से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन निकलेंगे यानी नंबर ऑफ H+ आयन निकलेंगे वो हमें बताएगा कि उस एसिड का बेसिसिटी कितना है। यानी कि अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, मतलब इस एसिड का बेसिसिटी कितना है, तो कैसे बोलोगे कि इस एसिड का बेसिसिटी कैसे पता चलेगा कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, द नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, दैट नंबर ऑफ H+ आयन इज कंसीडर्ड एज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये चीज याद रखना है, याद रखना द नंबर ऑफ H+ आयन जो मिलेगा किसका, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के अंदर, वो रहेगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। और वही उसका उल्टा एसिडिटी ऑफ बेस, यानी अब इस बार मैं बेस ले रहा हूं और उस बेस का मुझे एसिडिटी निकालना है, कितना है उस बेस का एसिडिटी कितना है, तो वो रहेगा द नंबर ऑफ OH- आयन, सिंपली उसका उल्टा। तो द नंबर ऑफ OH- आयन प्रेजेंट है वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस के अंदर, तो उसको जब हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ OH मॉलिक्यूल आयंस निकालेंगे डिसोसिएशन करने के बाद वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस का, उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो एसिड का बेसिसिटी द नंबर ऑफ H+ आयन और बेस का एसिडिटी, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड नंबर ऑफ H+ और एसिडिटी ऑफ बेस नंबर ऑफ OH-। ये कंफ्यूज मत होना, नाम से अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, लेकिन आप लोग को बहुत समझदार हो, इसको अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेना, आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलो और एक टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, छोटे मोटे 1-2 टॉपिक है, कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्ड 2 मीनिंग बताता है। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, ए ध्यान से देख, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन, मैं आपको बोलता हूं ना, ए बच्चे ध्यान से देखना, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, तो वो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान लगाना, वो कॉन्सेंट्रेशन एक अलग चीज है। और एक साइंस में एक कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्ड ये बताता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में 2 चीज हो सकती है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन बनने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो जिसके अंदर डाल रहे हो वो सॉल्वेंट, और जो चीज डाल रहे हो ऊपर से वो उसका सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनते हैं सॉल्यूशन, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है, 7वीं 8वीं वगैरह में पढ़ा होगा आपने। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, कितना फीका है, कितना पतला है, ये कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास 2 ग्लास पानी है, ठीक है, 2 ग्लास पानी है। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 ग्लास पानी को यहां तक मैंने भर दिया, इसमें मैं डाल रहा हूं 2 चम्मच शक्कर और इसमें मैं डाल रहा हूं 1 ही चम्मच शक्कर। ठीक है, मुझे बताओ कौन सा पानी ज्यादा मीठा लगेगा। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर ये वाला पानी ज्यादा मीठा लगेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जिसमें सॉल्यूट कम रहता है अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। अगर मान लो मैंने इसका पानी कम कर दिया, और इसमें 1 ही चम्मच शक्कर डाला, तो ये ज्यादा मीठा लगेगा, और इसमें भले इतना पानी है और इसमें 3 चम्मच शक्कर भी डालो तो भी ये फीका लगेगा। क्यों? डिपेंड करता है उसके सॉल्वेंट पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस भी इसी प्रकार काम करता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट मतलब क्या, जो डालते हैं सॉल्यूट, जैसे नींबू पानी है तो नींबू इज द सॉल्यूट एंड पानी इज द सॉल्यूशन, शक्कर पानी है तो पानी इज द सॉल्वेंट एंड उसके ऊपर शक्कर डालना तो वो सॉल्यूट है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। याद रखना कितना प्रोपोर्शन है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, दैट डिसाइड्स द कॉन्सेंट्रेशन। और जब कॉन्सेंट्रेशन जब सॉल्यूट का हाई होता है ना, हमेशा याद रखना, कोई भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो समझ जाना कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लो है, यानी सॉल्यूट कम डाला है, मैंने 1 ग्लास पानी में 1 ही चम्मच शक्कर डाला, तो कॉन्सेंट्रेशन तो लो ही हुआ उसका, तो कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एक डाइल्यूट, एक पतला फीका सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट के मात्रा के हिसाब से सॉल्यूट ज्यादा है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। और अगर कोई बोलता है कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूट कम है इसके अंदर, इसीलिए इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसको मेजर करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स भी बनाए गए हैं। सेवरल यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूट उसको ग्राम में ले लो और उसको 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दो, तो ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमारा क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। ये एक तरीका है या फिर एक यूनिट है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना रहेगा। और दूसरा जो फेवरेट तरीका है या फिर ज्यादा यूज होने वाला तरीका है वो है नंबर ऑफ मोल्स निकालो सॉल्यूट का। आपको पता है मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये हमने इसके पहले के चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर में पढ़ा था। अवोगाड्रो नंबर याद होगा आपको, मास अपॉन मोलर मास, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? अगर नहीं देखा तो जाओ, हमने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाया, न्यू बैच में भी पढ़ाया और पुराने बैच में तो कब का पढ़ा के रखा
हुआ है। तो आप देखो जाके, तभी तो कनेक्शन होगा ना यार। इतना हम मेहनत करते हैं आके डेली आके, मतलब हालत खराब हो जाती है, डॉक्टर बोलता है यार तू बैठ जा घर पे, लेकिन फिर भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? बस एक ही मकसद है कि लाइफ में कुछ तो मैं अच्छा कर सकूं यार, ताकि जब मेरा एंड आ जाए तो मैं पीछे मुड़ के जब देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ इतने लोग के लिए मैंने कुछ तो काम किया है। तो वो फीलिंग के लिए। बट बच्चे आप लोग को इतना हम समझा रहे हैं तो प्लीज इस चीज को समझ के लो कि आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, कि आपको सब चीज को लिंक करके चलना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बना होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन आ गया है कि नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकालो, उसको डिसॉल्व करो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो वो उस चीज को कहते हैं हम लोग मोलारिटी। एम, कैपिटल लेटर एम से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, मोलारिटी। अब एक टेबल है हमारे पास, इस टेबल में आपको देखने मिलेगा कि यहां पे हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, कुछ नाम है जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगले कॉलम में मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है, डेल्टॉन में लिखा हुआ है, यू मतलब होता है डेल्टॉन, डेल्टॉन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है जो कि ग्राम में दिया हुआ है, और यहां पे एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो E इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज नथिंग बट ग्राम पर डेल्टॉन, ठीक है ना। डी को सी से डिवाइड करना, यानी कि आपको ये जो वैल्यू है इसको इससे डिवाइड करना है, तो आपका कुछ वैल्यू आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है। तो ये टेबल है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो ऑलरेडी इन्होंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो, ये चीज को उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। दूसरा वाला मैं आपको कराऊंगा और तीसरा वाला ये आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ले लेता हूं कलर और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस एक्वेस सॉल्यूशन। बहुत सारे एक्वेस सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाए। देखो सबसे पहले जो एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है इसको मैं रिपीट करवाता हूं। ये है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl है तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 58.5 डेल्टॉन। ये 58.5 कैसे आया? सोडियम का नॉर्मल कितना होता है? 22 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5। 22 प्लस 35.5 लगभग होता है 58.5। तो 58.5 डेल्टॉन आ गया। आपको पता है ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके पहले के चैप्टर में जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसका ग्राम जो है वो 117 ग्राम इसका वजन है, ऐसा दे रखा है इन्होंने। उसका मोल निकाला तो 2 मोल आया। ये कैसे निकला मोल? D अपॉन सी किया, मतलब इसको इससे डिवाइड किया, तो ये 2 मोल कैसे आया? 117 को डिवाइड किया 58.5 के साथ, तो 58.5 के साथ जब वो डिवाइड हुआ तब ये वैल्यू आया, ठीक है ना। 117 डिवाइड बाय 58.5 आया तो 2 मोल उसका वैल्यू आया। तो मोल का वैल्यू इस प्रकार आया। 2 लीटर का उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, 2 लीटर का हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। अब ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो G इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। तो D किधर है? ये D है और ये F है, यानी कि D F से डिवाइड करो, तो D कितना है? 117। 117 को F से डिवाइड करो, यानी 117 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम पर लीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका? सोडियम क्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्राम पर लीटर के हिसाब से वो है 58.5 ग्राम पर लीटर। मतलब 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ गया? और वही उसका मोलारिटी के हिसाब से निकाला जाए तो मोलारिटी के लिए फॉर्मूला है E अपॉन एफ। तो E अपॉन एफ मतलब क्या? E किधर है मेरा? ये E है, यानी ये वाला वैल्यू 2 को F से डिवाइड करना, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 1। तो 1 मोलारिटी क्या आया? इसका आंसर आया। तो मतलब अगर मोलारिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नथिंग बट 1 मोलारिटी, एंड ग्राम पर लीटर के हिसाब से है 58.5 ग्राम पर लीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये दूसरा वाला आपके सामने सॉल्व करता हूं, चलो फटाफट से। देखो ये क्या है? HCl, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, लिख दिया इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बोला जाता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HCl का? कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। 1 प्लस 35.5 इज नथिंग बट 36.5, तो ये आ जाएगा 36.5 डेल्टॉन, ठीक है। U मतलब डेल्टॉन होता है, तो 36.5 डेल्टॉन हो गया। ये 3.65 इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि कितना ग्राम लिया है मैंने, हाइड्रोजन क्लोराइड 3.65 ग्राम लिया है। तो हमें निकालना है डैश, ये डैश है मतलब क्या निकालना है हम लोग को मोल निकालना है, बराबर। तो मोल कैसे निकालोगे? D अपॉन सी करके। तो D किधर है? ये रहा D, यानी 3.65 को 36.5 से डिवाइड करना है। तो चलो करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर मोबाइल में ले लेता हूं, ठीक है ना। तो आपका टाइम बचेगा काफी ज्यादा, नहीं तो मैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो क्या करना है आपको। ये 3.65 दिख रहा है, ये 3.65 है, जो कि क्या है? ये वैल्यू है D का, बराबर। ये D का वैल्यू है, इसको डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है? 36.5 के साथ डिवाइड करना है, 36.5 के साथ डिवाइड करना है। तो D अपॉन सी करना है, तभी तो E निकलेगा ना। E इज इक्वल टू D अपॉन सी, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो D बाई सी करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3.65 को, ठीक है, 3.65 को डिवाइड करता हूं किससे? ठीक है, 36.5 से, ठीक है। 3.65 डिवाइड बाय 36.5,
तो 0.1 आया। कितना आ रहा है बच्चा, इसका जो वैल्यू आया वो आया 0.1, तो ये आया 0.1 मोल। आप लिखो नीचे, छोटा सा लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है मेरे पास, 0.1 मोल आया। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर दिया हुआ है, मतलब कितना सॉल्यूशन है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का, 1 लीटर के सॉल्यूशन में है उसका। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है डैश, मतलब G इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, यानी कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन एफ, तो डी को एफ से डिवाइड करना पड़ेगा। डी का वैल्यू किधर है, ये रहा, तो डी है हमारे पास 3.65, तो 3.65 को मैं डिवाइड करूंगा, किसके साथ डिवाइड करूंगा, 3.65 को डी को एफ से डिवाइड करना है। एफ किधर आया मेरा, ये 1 लीटर है, तो 3.65 डिवाइड बाय 1 इज नथिंग बट 3.65 आ गया। तो ये कितना आया, 3.65 ग्राम पर लीटर। हमारा वैल्यू कितना आया, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, वो आया 3.65 ग्राम पर लीटर। वही अगर मोलैरिटी के हिसाब से निकाला जाए तो फॉर्मूला होता है ई अपॉन एफ। तो ई किधर है मेरा, ई का वैल्यू कितना आया 0.1, ई अपॉन एफ यानी 0.1 डिवाइड बाय एफ। एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो 0.1 डिवाइड बाय 1 इज नथिंग बट 0.1 का वैल्यू कितना आया 0.1 मोलैरिटी एम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया। और ये तीसरा जो है ये आपके लिए होमवर्क है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जरूर से इसको ट्राई करना और कॉन्सेंट्रेशन मुझे बताना कि ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है और मोलैरिटी एम के हिसाब से कितना कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। काफी बड़ा लेक्चर बन गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो था वो वर्थ था और आपको इतना अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसके आगे के और भी लेक्चर्स आएंगे, 2 लेक्चर्स और आएंगे और ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो आप लोग बस बने रहे हमारे साथ, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ और जितना हो सके यार फैलाओ लोगों तक, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।